Hello everyone, welcome to the channel Psych Learning, exploring the depths of psychology. So continuing this series where we were exploring about the personal lives of psychologists and how they have an impact on the theories and concepts given by them and also how it shaped our understanding of human mind. Today we'll be talking about Carl Gustav Jung. Before that we have already talked about Sullivan and Erickson. You can go and check out these videos, and if you want to know more about different psychologists, you have to stay tuned and subscribe the channel. Talking about Jung, he was a Swiss man and he definitely changed the way how we understand the human mind. He was born on July 26, 1875 and वो सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही नहीं, वो एक डीप थिंकर थे जिनके आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस किया नॉट ओनली साइकोलॉजी बट लिटरेचर, फिलोसफी एंड इवन रिलीजियस स्टडीज़. टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड, यूंग को हमेशा लगता था कि उनके दो सेल्स हैं. एक सेल्फ जो स्कूल जाता है, एक नॉर्मल स्कूल बॉय है, और एक ऐसा सेल्फ जो पुराने किसी जन्म में या पुराने किसी ज़माने में, पास्ट में कोई ओल्ड अथॉरिटी फिगर रहा. उन्होंने एक बार अपनी वुडन रूलर यानी स्केल पे कुछ कार्व करके बनाया. उन्होंने पत्थर यानी स्टोन पे भी पेंट किया, और वो ऐसे स्पेशल ट्रेजर्स अपने पेंसिल केस या जिसमें हम नॉर्मल अपना सामान रखते हैं, बॉक्स वगैरह जो होता है या पाउच जिसे कहते हैं, उसमें रखते थे. टाइम टू टाइम वो क्या करते थे, वो उस फिगर को विजिट करते थे और वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पेपर में रोल किया हुआ लिख के लाते थे, और वो लिखा हुआ भी होता था सीक्रेट लैंग्वेज में. उनको लगता था कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है. ठीक है, यूं को काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था स्कूल में. जब वो 12 साल के थे एक बार तो कोई चीज़ उनके हेड पे लगी और वो गिर गए, और जितना ज़्यादा देर तक उन्हें गिरना नहीं था वो उससे भी ज़्यादा देर तक वहाँ गिरे रह गए. और सडनली उनको ये आवाज़ आई कि नाउ यू वोंट हैव टू गो टू स्कूल एनीमोर, मतलब अब तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगले 6 महीने तक वो स्कूल जाने के लिए आनाकानी करते रहे कि मुझे नहीं जाना है, और यूजुअली कभी कभी वो फेंट भी हो जाते थे यानी चक्कर खा जाते थे. तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उनको ये इंसाइट मिला कि माइंड कैन क्रिएट द फिजिकल सिम्टम्स ड्यू टू द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. हाउ फैसिनेटिंग इट इज़, राइट? टॉकिंग अबाउट द फैमिली इन्फ्लुएंस, जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो काफ़ी महीनों के लिए हॉस्पिटल में रही. इस वजह से यूंग का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स लव एंड टूवर्ड्स वुमेन वो थोड़ा सा बदला. उन्होंने उनके वर्ड्स में मैं लाइन रीड करती हूँ, उन्होंने क्या बोला. उन्होंने कहा, फ्रॉम देन ऑन आई ऑलवेज फेल्ट मिसट्रस्टफुल व्हेन द वर्ल्ड लव वॉज स्पोकन. मतलब लव की जब भी बात हो रही है उनको मिसट्रस्टफुल फील होता है. द फीलिंग आई एसोसिएटेड विथ वेमेन वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट ऑफ इनेट अनरिलायबिलिटी, कि वो अनरिलायबल होता है. अब उनकी जो मदर थी विच हु वॉज एमिली प्रेसवर्क, वो काफ़ी ज़्यादा ना स्पिरिचुअल वेमेन थी, और यूंग को लगता था कि वो काफ़ी अच्छी मदर है, शी वॉज अ गुड मदर. बट उनको लगता था कि उनका जो ट्रू सेल्फ है ना, जो अच्छाई नहीं है, वो कहीं ना कहीं मास्क के पीछे छुपी हुई है. जो यूंग के फादर थे जॉन पॉल एचलस यूंग, वो जो है मिनिस्टर थे जिन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेजेस और अरेबिक में पढ़ाई करी. वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे लेकिन बहुत ही वीक विल्ड थे, मतलब ज़्यादा अपनी चाहतों को मतलब बहुत स्ट्रांगली नहीं एक्सप्रेस करते थे. तो उनके फादर को ऐसा लगता था कि वो एक रिलीजियस रिचुअल में ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका कोई कनेक्शन गॉड से नहीं है. मतलब वो कर रहे हैं वो चीज़ें बिकॉज ऑफ हर मदर ऑल्सो वांट टू डू दैट, बट वो जो है कोई कनेक्शन गॉड से फील नहीं करते हैं. यहीं से यूंग ने क्या किया, विमेन को अनरिलायबिलिटी के साथ और फादर्स को रिलायबिलिटी के साथ और पावरलेसनेस के टर्म्स के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया. आप देख सकते हो. उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेचुरल साइंस करेंगे और वो मेडिसिन करेंगे. 1895 में अगेन इंस्पायर्ड बाय अ ड्रीम, एक सपने से उनको लगा. लेकिन क्या हुआ, जब वो पढ़ाई करने लगे तो एक ही साल के बाद उनके फादर की डेथ हो गई, और उनकी मदर ने उस टाइम पे ये कमेंट किया कि तुम्हारे फादर जो है वो टाइम से मर गए सिर्फ तुम्हारे लिए. सो इट वॉज ऑफ डेफिनेटली नॉट वेरी पॉजिटिव. सो ड्यूरिंग द स्टडीज ऑल्सो यूंग को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रीम आए. उन्होंने एक ड्रीम बताते हैं वो, उन्हें लगा दैट ही वॉज फाइटिंग थ्रू द थिक फॉग, मतलब बहुत ज़्यादा फॉग है, धुआं है, वहाँ से वो लड़ रहे हैं. और लड़ कैसे रहे हैं, उनके पास एक छोटी सी लाइट है, हाथ में टॉर्च है, विद अ जाइंट ब्लैक फिगर चेजिंग हिम. और उसके पीछे यानी मेरे पीछे कोई ब्लैक कलर का जो बड़ा सा कोई फिगर है वो मेरे पीछे भाग रहा है, मैं उससे भी भाग रहा हूँ और मैं लाइट को देख के सामने फॉग से भी लड़ता हुआ जा रहा हूँ. जब वो उठे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जो ब्लैक फिगर है वो शेडो है, जो उनके आर्केटाइप में बाद में दिखा, और उसमें जो लाइट वो कैरी कर रहे हैं वो लाइट उनकी खुद की कॉन्शियसनेस है जो उनके पास थी. माई ओन अंडरस्टैंडिंग इज द सोल ट्रेजर आई पजेस एंड द ग्रेटेस्ट. थ्योरीज में आपको बताऊंगी, पहले आप उनकी हिस्ट्री देखो. उसके बाद यूंग का इंटरेस्ट ऑलरेडी इट वॉज शेपिंग. उन्होंने एक पेपर लिखा द लिमिट्स ऑफ द एग्जैक्ट साइंसेज, और उन्होंने 2 साल लगाए सियांसेस पढ़ने में. वो क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू द पीपल जो मर चुके
चुके हैं. You try to talk to the spirits of dead people, which was conducted by his cousin. He was Helene Pereswork. वो उस स्टडी में उन्होंने 2 साल लगाए. फिर उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यूज किया किस चीज में, अपनी डॉक्टरल थीसिस लिखने में, और उनकी थीसिस का नाम था द साइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ सो कॉल्ड ऑक्यूलेट फिनोमेना. फिर उन्होंने एक बुक रीड करी, क्राफ्ट एबिंग, विच वॉज अ वेरी ग्रेट डील एट दैट टाइम. तो उनका काफ़ी चेंजेस उसमें आया, इतना कि वो जब पढ़ते थे तो उनको एक्चुअली में खड़ा होना पड़ता था सांस लेने के लिए, क्योंकि वो इतना रेस्टलेस फील करते थे व्हेन दे, मतलब नॉट रेस्टलेस बट बहुत ज़्यादा इट वॉज वेरी मच इनटू इट. सो फिर उनको लगा कि साइकेट्री मेरे लिए बिल्कुल अच्छी फील्ड है, बिकॉज आई कैन यूज मेडिसिन, आई कैन यूज ऑल द बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फैक्ट्स हियर. उसके बाद आपको पता होगा जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म दिया, यूगेन ब्लूअर, उनके अंडर उन्होंने काफ़ी टाइम पे बुर्जोगल साइकेट्री हॉस्पिटल इन जुरिच में काम किया. उसके बाद यूंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे काम किया और पब्लिश किया स्टडीज इन वर्ड एसोसिएशन 1906, which he believed provided solid evidence for the existence of unconscious complex, कि unconscious complex होते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें द फ्रेंडशिप एंड स्प्लिट विद फ्रॉइड की, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यूंग ने क्या किया, अपनी बुक जो वर्ड एसोसिएशन पे थी वो सिगमंड फ्रॉइड को भेजी, जो कि काफी फेमस फाउंडर है साइकोएनालिसिस के, सबको पता है. वी हैव स्टार्टेड द सीरीज बाय हिज नेम ओनली. सो जब वो वायाना में मिले तो उन्होंने ये नोन फैक्ट है कि उन्होंने नॉन स्टॉप 13 आवर्स 13 घंटे तक बातचीत करी कंटिन्यू, और वो अब फ्रॉइड को एक फादर की तरह देखते थे और खुद को एक सन की तरह देखते थे, मतलब एक बाप बेटे का रिश्ता जिसे कहते हैं, वो उन्होंने किया. और हायर का कि मेरे आगे साइको एनालिसिस ये लेकर जाएगा, ये चीज़ यूंग को भी विश्वास. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो डिफरेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा एपरेंट होने लगे, वो दिखने लगे. यूंग अनहैप्पी थे इस बात से कि सारा ह्यूमन मोटिवेशन सिर्फ सेक्सुअल ड्राइव्स में नहीं होता है. इसके अलावा वो ये बात भी नहीं मानते थे कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ओनली पर्सनल होता है. यूंग ने कहा कि सेक्सुअलिटी बस एक ब्रॉडर लाइफ फोर्स का एक पार्ट है, वो पूरी चीज नहीं हो सकता. ही बिलीव दैट बीनीथ अवर पर्सनल अनकॉन्शियस एक डीपर लेयर है जो कि साइकोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, मतलब वो कई समय से चलती आ रही है, जिसको उन्होंने बाद में टर्म दिया क्या, कलेक्टिव अनकॉन्शियस. तो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का आइडिया था वो उनके बचपन के एक्सपीरियंस से आया, क्योंकि उनको ड्रीम सपने जो आते थे, और ऑल्सो उन्होंने जब, क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिक के साथ काम किया था, तो डेल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस के जो सिंबल्स उन्होंने जब देखे, मिथ्स या लेजेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडी किया, तो उनको ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया. फिर 1912 में उन्होंने बुक लिखी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिंबल्स ऑफ लिबिडो, और उन्होंने कहा कि ये जो लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी है ये इतना कुछ नहीं होता है, बस एक छोटी सी साइकिक एनर्जी होती है. इससे उन्होंने उसको रिप्लेस किया, किससे, फ्रॉइड से. तो यहाँ पे ये स्प्लिट ऑफ फ्रॉइड मैं आपको बता रही हूँ. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईगो का स्ट्रगल रहता है कि वो पेरेंटल कंट्रोल से बच के रहे, मतलब ईगो जो सेल्फ है वो ये चाहता है कि वो पेरेंटल कंट्रोल उसको ना करे. उसके बाद 1899 में यूंग ने शादी करी एमा रोशनबाग से, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे अमीर विमेन थी, और ये भी काफ़ी फेमस है. वो 17 ईयर्स की थी जब उनको उनसे प्यार हुआ, शी फेल इन लव, उन्होंने शादी करी. और मज़े की बात यह है कि उस टाइम पे वो एक पेनी लेस डॉक्टर थे, उनके पास पैसा नहीं था, जो सिर्फ मेंटली इल लोगों के साथ काम कर रहे थे, एंड लीस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल स्पेशलिटी थी उस टाइम पर. आप सोचो वो इतने अमीर घर से, उसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको दिखाई दिया कि उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, यूंग बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसलिए उनको सपोर्ट मिला. सो सी हाउ राइजिंग फ्रॉम जस्ट अ असिस्टेंट फिजिशियन टू अ लीडिंग फिगर ऑफ साइकोएनालिसिस, पर्सनली चूजन बाय फ्रॉइड कि आप काम करो एज ए सक्सेसर टू मैरिंग द वेल्दीएस्ट पर्सन एंड बिकमिंग द मेजर इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट. सो उनकी लाइफ ऐसे चली. उसके अलावा यूंग ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स के लिए ये लिखा कि वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम मैरिज का पार्टनर कैसे चूज करते हैं, मतलब मेरा जो रिश्ता मेरे पेरेंट्स के साथ है उस पर डिपेंड करेगा दैट हाउ द पर्सन इज गोइंग टू चूज द पार्टनर. ओके, हेरिडिटरी ट्रेट्स आर समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसिल. उन्होंने ये भी बोला कि नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या ट्रेट्स भी होते हैं जो एक पर्सन कैरी करता है. नाउ कमिंग टू द पर्सनैलिटी जो उन्होंने दी, यूंग ने ह्यूमन साइकी को 3 चीजों में डिवाइड किया, बट नॉट लाइक फ्रॉइड. ही टॉक्ड अबाउट ईगो विच इज अ कॉन्शियस माइंड टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, पर्सनल कॉन्शियस विच इज़ फॉर मी, मेरी खुद की फॉरगेटन इन्फॉर्मेशन, रिप्रेस्ड मेमोरीज उसमें आएंगी. कलेक्टिव अनकॉन्शियस जैसे कि डीपर लेयर जो कि सारे ह्यूमंस में शेयर होता है, उन्होंने उसको वो आर्केटाइप दिया. उसके बाद और आर्केटाइप्स थे, पर्सोना विच टॉक्ड अबाउट कि जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, जो उन्होंने अपनी मदर के लिए भी कहा, बट एक ट्रू सेल्फ हम छुपाते हैं. शैडो वो चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं रिजेक्टेड पार्ट है हमारा, नेगेटिव चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं. एनिमा का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि जो विमेन में विमेन का थोड़ा सा टिंट होता है उसे एनिमा कहते हैं, और एनिमस होता है जो विमेन में मेन का पार्ट होता है. सो एनिमा इज अ फीमेल पार्ट इन मेल एंड एनिमस इज अ मेल पार्ट इन फीमेल. सेल्फ की बात करी कि ये मेरा सेल्फ है, ये मैं हूँ,
जिसमें सारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को मैं कंट्रोल करके अपने आप को मैं बनाता हूँ या बनाती हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बोला कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे हम दुनिया से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जैसे थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, कि मैं सोच के लॉजिकल बेस पे कर रही हूँ या सिर्फ जो मुझे फील हो रहा है, मेरी पर्सनल वैल्यूज पे मैं डिसीजंस ले रही हूँ। सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, बेसिकली कि मुझे जो सेंस ऑर्गन से सेंस हो रहा है एक्चुअल में एम्पेरिकली, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, या इंट्यूशंस यानी जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। इंट्रोवर्जन इज नॉट टॉकिंग टू मेनी पीपल, जस्ट डायरेक्टिंग टूवर्ड्स योर इनर वर्ल्ड। एक्सट्रोवर्जन इज कि आप आउटर वर्ल्ड की तरफ हो। और इसे कंबाइन करके उन्होंने 8 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी, जैसे एक्स्ट्रावर्ट के साथ थिंकिंग, इंट्रोवर्ट के साथ इंट्यूशन, ऐसे चारों चीज़ों को उन्होंने इंट्रो और एक्सट्रो के साथ बन के 8 पर्सनैलिटी टाइप्स दिए, जो फ्यूचर में मायर्स बिग इंडिकेटर के नाम से MBTI जो इंडिकेटर का क्वेश्चनर था वो भी उन्होंने दिया। मतलब उस पे के बेस पे वो बना। इसके अलावा उन्होंने इंडिविजुएशन की बात करी, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूली हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट्स ऑफ आवर योर सेल्फ को क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, ऑपोजिट्स लाइक पर्सना एंड शेडो, इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो जिंदगी भर चलती है, ऑथेंटिक और बैलेंस्ड होनी चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड टू नो मोर अबाउट कार्ल यूंग। आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपको पता लगे होंगे। इफ यू डिड, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।